नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन, जिसके नतीजों का इंतजार पूरे हिंदुस्तान की आवाम बीते 3 महीनों से कर रही है। जब से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वो कयामत की रात आज कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा और पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं, या फिर विपक्ष उनके विजयी अश्वमेघ को रोकने में कामयाब होता है। क्या होगा इंडिया अलायंस का अगर नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से हुए, जैसे एग्जिट पोल कह रहा है, अगर वैसे ही नतीजे हुए तो फिर क्या इंडिया गठबंधन तार तार हो जाएगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब सिर्फ कुछ ही घंटों में, आप कहें तो 11 घंटों के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होने वाला है। तो आज की रात कयामत की रात है। कयामत की रात उन तमाम उम्मीदवारों के लिए भी है जो हज़ारों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और चुनाव आयोग के उन अधिकारियों के लिए भी है जो बीते 3 से 4 महीने से लगातार इस बड़ी प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिसका पटाक्षेप कल होने वाला है, इस बड़ी कड़ी मेहनत का। आज चुनाव आयोग ने अपने कर्मचारियों के जरिए हिंदुस्तान में जो सफल आयोजन हुआ चुनाव का, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के आवाम को शुक्रिया भी अदा किया। अब कल चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर सारा का सारा दारोमदार रहने वाला है। मतदान केंद्र में वो अति व्यस्त रहने वाले हैं। सभी जगह मतगणना केंद्रों पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ईवीएम कड़ी सुरक्षा में रखी गई और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें मतगणना केंद्र तक लाया जा रहा है। मतगणना में शामिल कर्मचारियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। 11 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके अगले 3 से 4 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या मोदी सरकार लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार में आ रही है। अगर ये प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक है तो वो कैसे बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहे हैं, यानी 303 से और ऊपर जा रही है बीजेपी, या उससे आसपास रहती है या नीचे रहती है। तो यही नहीं, सवाल ये भी है कि इस बार क्या कहीं कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है, जैसे कि विपक्षी गठबंधन का दावा है और जिसके आधार पर वो एनडीए को भारी बहुमत देने वाले सभी एग्जिट पोल्स को खारिज कर रहे हैं। बस हम सब के लिए कुछ ही घंटे और बाकी हैं। हालांकि उम्मीदवारों के लिए भी ये लंबी रात है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी बीच ईवीएम, जिस पर हर कोई ठीकरा फोड़ता है, उस ईवीएम के बारे में क्या कहा जा रहा है, बहुत से सवाल आपके मन में भी होंगे। आज के इस कार्यक्रम के जरिए मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम पूरी की पूरी मतगणना का जो काम होता है वो भी समझेंगे और आने वाले हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको, और वीवीपैट मशीन जिसको कहते हैं, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की सुरक्षा बहुत ही सख्त तरीके से की जाती है। मतदान के तुरंत बाद इन दोनों मशीनों को सील कर दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में जिस कमरे में इसको रखा जाता है, जिस जगह पे इसको रखा जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा में ये मशीनें रखी रहती हैं। 24 घंटे इनकी निगरानी की जाती है। सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जाती है। मास्टर कंट्रोल रूम में पूरी फीड जारी होती है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 2 स्तर की सुरक्षा भी होती है। पहली और अंदरूनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बलों के जवान तैनात रहते हैं और उसके बाद राज्य की पुलिस की तैनाती में इसकी सुरक्षा की जाती है। अब ईवीएम को बिल्कुल अभेद बनाया जाता है, क्योंकि इसी ईवीएम के जरिए भारत के लोकतंत्र की नई तस्वीर साफ हो पाती है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां ईवीएम से मतदान होता है, और भारतीय लोकतंत्र ने वोटिंग के उस उपकरण को बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार भी किया है। इसे चुनौती देने वाली सभी दलीलें अभी तक सबूतों के साथ खारिज भी होती रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार का लोकसभा चुनाव एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें 64 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। 31 करोड़ 20 लाख महिलाएं जिसमें शामिल रहीं। आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमूमन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होती है, लेकिन वोटों की गिनती के ठीक एक दिन पहले आज फुल इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और सभी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने मतदाताओं ने वोट डाला उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में 68,000 निगरानी टीमें और करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों ने मतदान के काम को पूरा करने में भूमिका निभाई है। अब जो आंकड़े मैं आपको सुनाने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, उससे पता लगता है कि देश का चुनाव कितना जटिल, कितना कठिन होता है और कितनी आसानी से पूरा कर लिया जाता है, क्योंकि तैयारी बहुत मुस्तैद होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में
68,000 निगरानी टीमें, करीब 1.5 लाख कर्मचारियों ने मतदान के काम को पूरा किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव को सुचारू रूप से करने के लिए करीब 4 लाख गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, 135 स्पेशल ट्रेनें चली, 1682 विमान की उड़ानों का इस्तेमाल किया गया। 1682, 1682 उड़ान भरी गई, विमानों का इस्तेमाल हुआ। एक और खास बात यह रही कि इस बार सिर्फ 39 जगहों पर ही रीपोलिंग हुई है, यानी बहुत कम जगह पर चुनाव के दौरान, प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या कोई धांधली हुई या कोई मारपीट हुई। केवल 39 जगह, अमूमन ये सबसे कम रिकॉर्ड है अब तक का। अमूमन 19 में अगर बात करें, 2019 में 540 जगह पर रीपोलिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर इस चुनाव की सबसे बड़ी हाईलाइट रही। बीते 4 दशक में सबसे अधिक मतदान जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ। चुनाव आयोग इससे संतोष भी जाहिर कर रहा है और उम्मीद भी कर रहा है कि बहुत जल्द अब विधानसभा चुनावों की तारीखें जम्मू कश्मीर में अनाउंस की जाएंगी। 51.05% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ। इस चुनाव के दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए। 10,000 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया। ड्रग्स पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई। 2019 में पकड़ी गई सामग्री की कीमत करीब 3500 करोड़ थी, यानी उससे करीब 3 गुना ज़्यादा चीज़ें चुनाव आयोग की दुरुस्त टीमों ने पकड़ा है। विपक्ष के कई सवाल रहे जिसके जवाब आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया भी। सबसे पहला सवाल तो यही था जो विपक्ष ने उठाया कल, जिसके जाके विपक्ष का डेलीगेशन मिला था कि भाई बैलेट पेपर जिसके मतदान होता है, जिसके ज़रिए सुरक्षाकर्मी वोटिंग करते हैं, इस बार तो सीनियर सिटीजन ने भी वोटिंग किया, तो बैलेट पेपर की गिनती का काम पहले किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने नियम को पहले बदल दिया था। इसके साथ डेलीगेशन मिला विपक्ष का और आज राजीव कुमार ने विपक्ष की इस मांग को मान लिया। क्या कहा, सुनते हैं। पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जो रूल कहता है वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। आफ्टर ओनली हाफ एन आवर वुड स्टार्ट दी ईवीएम काउंटिंग। हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऑन सोशल मीडिया नाउ यू विल सी वेरियस मीम्स विद द टैगलाइंस दैट परहैप्स लापता जेंटलमैन आर बैक। सो वी वर नेवर आउट, वी वर ऑलवेज हियर। तो सुना आपने राजीव कुमार, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनकी निगरानी में इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया बहुत ही सफलता के साथ पूरी की गई है। खुद वो और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनका परिचय बारी बारी से आपसे कराता हूँ। यहाँ मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है संदीप शास्त्री जी। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसमें SY कुरैशी साहब हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। कुरैशी साहब, तहे दिल से स्वागत है आपका। और विनोद शर्मा जी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं चुनाव की बात, मतगणना की बात कर रहा था, तो मैं आप दोनों वरिष्ठ लोगों की मंजूरी से कुरैशी साहब से बात करना चाहता हूं शुरू में 2-4 मिनट, कि मतगणना समझ लें हम कैसे होती है और दर्शकों को समझा दें। कुरैशी साहब, बहुत ही लेमैन की तरह सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और ये सवाल वो हैं जो हमने न्यूज़ रूम में लोगों से पूछे, अपने आसपास जो लोग थे, कि आपको पता है मतगणना कैसे होती है? तो बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मंच के ज़रिए आज वो तमाम जो भ्रांतियाँ हैं, जो दिमाग में चीज़ें चलती हैं, अगर मैं कुछ छोटे मोटे सवाल पूछूं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो सवाल मैं लिख के लाया हूँ जो मुझसे पूछे गए हैं न्यूज़ रूम में। तो सबसे पहले तो यही बताइए, क्योंकि आप हमारे टीचर हैं और हम आपकी क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं,
स्ट्रांग रूम का ताला कौन खोलता है और कब खुलता है? मैं इजाजत चाहूंगा कि स्ट्रांग रूम से पहले की एक स्टेज भी आपको डिस्क्राइब कर दूं कि जिस दिन पोलिंग स्टेशन पे पोल खत्म हुआ तो अब 17C 17C इतना चल रहा था। तो 17C इज ए फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन को बंद करके घर जाने से पहले लाजमी तौर पे वो फॉर्म 17C भरता है और ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट के एजेंट्स है उनको देता है। 10 लाख जगह पे 3-3 4-4 तो बैठे होते हैं, तो 30-40 लाख जो फॉर्म सी जो है वो फौरन उसी दिन जनरेट हो गए, उसी दिन पब्लिक डोमेन में चले गए। दूसरी चीज उस मशीन में जब पोल खत्म हो जाता है तो दो तो उसके अंदर टेक्निकल सील्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे सील कर दी जाती हैं। एक और सील जो हम लोगों ने बाद में इंट्रोड्यूस की थी कि जब मशीन को बंद कर दिया तो उसके चारों तरफ एक कागज की एक सील लपेटते हैं जो जी। जिसका एक यूनिक नंबर होता है। और वो सील जो है वो नासिक के करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में छपती है। जैसे ओह! नोट का एक दूसरा नंबर नहीं हो सकता, इसी तरह इस सील का दूसरा नंबर नहीं हो सकता। इस सील के ऊपर फिर हम जो लोग वहां पे एजेंट बैठे हुए हैं उनके पेपर सील है उसके ऊपर उनके दस्तखत कराते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जानने के बाद और सारी डिटेल के इस मशीन का क्या नंबर था, इसके अंदर कितने वोट पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें सबके पास है और उनके ऊपर उनके सील के ऊपर दस्तखत है। अब ये सील जब वहां से चली तो इसको पैरामिलिट्री फोर्स की एस्कॉर्ट में चलती है और हम कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट को कहते हैं कि भाई हमें भी अपने लोगों पे विश्वास हो या ना हो, तुम इन गाड़ियों के पीछे पीछे चलो और अच्छा। स्ट्रांग रूम तक इनको इनका पीछा करो। तो 5-7-10 गाड़ियां जाती हैं और स्ट्रांग रूम में आती हैं। अब मैं आपके सवाल पे कि स्ट्रांग रूम क्या है, जी। स्ट्रांग रूम को भी समझिए। स्ट्रांग रूम एक बड़ा सा हॉल है जिसके सारे दरवाजे सील कर दिए गए हैं, उनमें ईंटों से उसको बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक दरवाजा होता है उसका। कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, सिर्फ एक दरवाजा। उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा उसके अंदर भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा बाहर भी लगे हुए हैं और वीडियो कैमरा लगे हुए हैं। ये तो टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी हो गई। फिर इसके ऊपर जो जब सारी मशीनें वहां जाके रख दी तो इस पे के ऊपर हम एक पैडलॉक लगाते हैं, बड़ा सा पैडलॉक। और पैडलॉक के ऊपर एक कपड़े की सील लगाते हैं जिसके ऊपर लैक्स से एक सील लगा दी जाती है जो ऑफिशियल प्रूफ हो गया कि ऑफिशियल सील है। जी। फिर उस कपड़े के ऊपर जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट मौजूद है उनसे साइन कराते हैं, अच्छा। उसके ऊपर भी उनके सिग्नेचर्स होते हैं। और फिर हम लोग ये जो कैंडिडेट्स हैं और उनके एजेंट से कहते हैं कि भाई आप इसके 24 घंटे निगरानी रखो, चारपाइयाँ हम भी दे देते हैं, जी। खाना पीना आप अपना कर लेना, पानी मिल जाएगा, टॉयलेट है। 24 घंटे निगरानी रखो, कुरैशी डेढ़ साहब, 2-2 महीने ये लोग वहाँ पहरा देते हैं। ये ठीक है ना। एक चीज। अब जब ये सॉरी जी। मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम थोड़ा सा प्रिसाइज रहते हैं क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ड्यूरेशन है बुलेटिन की। अब अगला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था सर वो ये था कि एक मेरे किसी ने कहा कि अगर सीसीटीवी से कवर्ड होते हैं स्ट्रांग रूम्स, अगर उस इलाके की लाइट चली जाए और सीसीटीवी काम नहीं करे तब तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है कि तब भी नहीं हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं हो सकती कि जो बाहर तो लोग आपके पार्टी के एजेंट बैठे हुए हैं, इसीलिए तो बैठे हुए हैं क्योंकि मल्टी टीयर सिक्योरिटी, इसलिए कि एक फेल हो जाए तो दूसरी, दूसरी फेल हो जाए तो तीसरी। पैरामिलिट्री एक तो चारों तरफ है और दूसरे लोग वहां बैठे हुए हैं। तो बिजली आती है बिजली जाती है, एक जगह तो दूसरी जगह जाती होगी, लेकिन लोग तो बैठे हुए हैं, जी। वो फट से उधम मचा देंगे अब क्योंकि इसको खोला ही नहीं। जी। अगला अगला सवाल लेता हूं। वोटों की गिनती कौन करता है और उस वहां पे जो जहां पे काउंटिंग सेंटर्स होते हैं, मतगणना केंद्र, क्या पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहां बैठे होते हैं, उनके सामने गिनती हो रही होती है? बिल्कुल 100%। देखिए एक बड़ी सी टेबल होती है जिसपे 14 मशीनें रखी जाती हैं और एक 15वां कुर्सी है जो उसके ऑफिसर इंचार्ज की है। तो 14 टेबल्स का एक राउंड कहलाता है, जो होता है ना कि एक राउंड में जी। इतने आ गए दूसरे राउंड में इतने। तो ये 14 टेबल का एक राउंड है। ये वहां पे एक जाली के लगी हुई है, जो वायर मेश लगी हुई है, उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बैठे हुए हैं। कैंडिडेट तो अंदर ही बैठा हुआ है, उसके एजेंट वो जाली के पीछे बैठे हुए हैं जहां से वो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन हाथ डाल के उसको से इंटरफेयर नहीं कर सकते जो कभी एक जमाने में कर लिया करते थे।
तो हमारा जो ये ऑफिसर बैठे हुए 14 मशीनें, इसमें से एक को ले लेते हैं, एक आदमी खोल के उसके सामने जो 5 7 10 एजेंट बैठे हुए हैं, वो मशीन खोल के पहले, खोलने से पहले दिखाएगा कि देखो भाई इस मशीन का ये नंबर है और इसके ऊपर ये सिग्नेचर्स हैं जिन्होंने साइन किए थे, शायद वो वहां बैठे हुए भी मिले कि जी। साहब देख लो ये सिग्नेचर्स इंटैक्ट है। अच्छा, वो जब सबने कहा हाँ जी ये ठीक है और इसके अंदर 852 वोट हैं आपके पास लिखे हुए, हाँ जी हैं, अब हम मशीन को खोल लें, वो कहेंगे हाँ खोल लो। अब मशीन खोल के उसको इलेक्ट्रॉनिक बटन दबा के अब मशीन अपना इंट्रोडक्शन खुद करेगी, मेरा ये नंबर है, मेरे अंदर इतने वोट हैं, और अब वो इंफॉर्मेशन देगी जो आपके पास अभी तक नहीं है। वोट कैंडिडेट 1 सो मेनी 20 वोट, कैंडिडेट 2 इतने, ये लोग साथ साथ लिखते रहते हैं। एंड में टोटल जब ये 14 की 14 मशीनें उस टेबल पे अपना रिजल्ट दिखा देती हैं, तो उसी वक्त वो मीडिया को दे दिया जाता है और उसकी एक रसीद बना के और उसकी पोलिंग एजेंट से रसीद लेके कि जी। ये राउंड ठीक गया और इसका ये रिजल्ट था। तो अब 20 राउंड तक ठीक चल, ऐसे कितने राउंड होते हैं सर? 20 21 25 राउंड होते हैं। अब 20 राउंड तक अगर बहुत अच्छा इलेक्शन चला गया और सबने सर्टिफाई किया हुआ है, 21 में कोई कैंडिडेट बिकॉज ऑफ लो मार्जिन हार गया, तो उधम मचाते नहीं कि जी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे भाई 20 राउंड तो पब्लिक नॉलेज हुए हैं, आपने उनको सबको सर्टिफाई किया और एक। हमने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जी। उनके साथ साथ रिजल्ट अनाउंस किए हैं। तो उसके बाद ये क्या गड़बड़, इसके अवॉइड करने के लिए ये सारा ये आपने एक्सपीरियंस की अच्छी वजह बात से। कही कुरैशी साहब कि जब नेक टू नेक फाइट होती है, जब कुछ बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इल्ज़ाम पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में आ गया, डीएम ने गलत सर्टिफिकेट दे दिया, गलत उसके उसके पास फ़ोन आ गया और उसने किसी और को विजयी घोषित कर दिया। क्या ये संभव है? क्या ये होता है? देखिए ये संभव इसलिए नहीं है कि वहां पे एक तो कम से कम एक सेंट्रल ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, बल्कि एक से ज्यादा, दो दो तीन तीन बैठे हुए हैं, और पार्टी के वो कैंडिडेट जो है वो भी उसी हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, और उनके एजेंट सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो इतने सारे ऑफिसर मौजूद हैं, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा और हर चीज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और तो जी। इसलिए कहाँ पे किस किस्म की बेईमानी का मौका मिलेगा। तो इसका मतलब ईवीएम भी ठीक है, वीवीपैट भी ठीक है और प्रोसेस भी फुल प्रूफ है। जो हार गया फुल वो प्रूफ है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी के। अब जैसे ये जो आ रहा था कि जी ये फिगर कभी बदलती 10% 20% में गया, तो सब फिगर इरेलीवेंट है फॉर मी, शास्त्री जी विल बेयर मी आउट। वो फिगर irrelevant, मेरे लिए फिगर फिगर जो रेलिवेंट है जो मशीन के अंदर बंद है, और 852 अगर वोट पड़े हैं तो वो 853 एक जादूगर ही कर सकता है, इतनी सिक्योरिटी लेयर्स के अंदर। और वो जादूगर पीसी सरकार की तो शायद डेथ हो गई, तो अब वो भी जादूगर भी नहीं बचा। विनोद शर्मा जी को लेके आता हूँ, संदीप शास्त्री जी मेरे साथ हैं ही मौजूद। कुरैशी साहब आप रहिएगा। विनोद सर, अब आप बताइए कि ये जो इल्ज़ाम लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है प्रोसेस में, करप्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं, इस सब को सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे जो कुरैशी साहब ने अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ बताया? कुरैशी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी ज़रूर पूछे ना। और कुरैशी साहब हमेशा बहुत फ्रंटली बात करते हैं। कुरैशी साहब, अभी तक कोई आपकी ऐसी सिक्योरिटी में कोई इंस्टेंस नहीं है जहां ब्रीच हो गई हो, जहां सिस्टम फेल कर गया हो? ये कौन सा सिस्टम, ईवीएम वगैरह का या आगे सीसीटीवी तो के कौन सा आपका जो ये जो सिस्टम है ऑफ द वोट बीइंग कास्ट एंड बीइंग हाँ। करेक्टली काउंटेड, वो कभी ब्रीच नहीं हुआ आज तक? नहीं, इक्का दुक्का अगर कोई इंस्टेंस हो भी तो 20 लाख मशीनों में, दो मशीनों में अगर ये अक्सर मीडिया कहता है कि देखो वोट इसको डाला उसको जा रहा है, हम 3 3 बार तो मॉक पोल करते हैं। और उस पे लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जी वो मॉक पोल में ये है कि हम 50 का मॉक पोल करते थे कि जी मशीन ऐसे डिजाइंड है कि 50 तक ईमानदारी से बिहेव करेगी, उसके बाद बेईमानी करेगी। तो हमारा रिस्पॉन्स देखिए, हमने कहा हम 10% मशीनों को 1000 प्रेस करेंगे। 1000 प्रेस का मतलब है एक मशीन दिन भर तक प्रेस होती रहती है, और 10% का मतलब है 20 लाख में से 2 लाख मशीनें, 2 लाख मशीनों पे 1000 प्रेस करके कोई ठीक, कोई गलती नहीं आती। इससे ज्यादा हम और क्या मेहनत कर सकते हैं। अब एक स्टेज पे फिर बाद में बाय द वे 2 लाख से घटा के फिर हमने एक 5% कर दिया, वो भी तो 1 लाख है जिनको 1000 बार दबा रहे हैं। तो ये कहना कि नहीं, जी उसको चला जाता है, 20 लाख में से 2 मशीनों को कहीं चले गया, सारा मीडिया किताब सिस्टम ही गड़बड़ है, ये तो सर फिर नहीं, नहीं, फला पार्टी। कुरैशी मीडिया तो साहब, दिखाता है, मीडिया मीडिया को तो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती काम हैं। है सिनिकल होना। मीडिया को तो ये जी। काम है ना प्रश्न उठाना, ताकि सिस्टम नहीं सही रहे। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये ईवीएम मशीनें पड़ी हुई मिल जाती हैं कई बार,
इधर उधर पड़ी हुई मिल जाती हैं। ये हाँ। कई इंस्टेंसेस हुए हैं। बताता हूँ उसका भी। एक तो ये वो ईवीएम पोल्ड ईवीएम है कि एक्स्ट्रा ईवीएम है, ट्रेनिंग की ईवीएम है, किसी किसी भी कैटेगरी की वो ईवीएम हो सकती है। लेकिन जो पड़ी हुई मिल भी जाती है ना, 20 लाख में से अगर 2 भी पड़ी हुई मिल गई, 5 भी पड़ी हुई मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारा जो ऑफिसर था नालायक है, चोर है, बदमाश है। लेकिन 20 लाख में से 4 में 5 में अगर हो भी गई तो उसका हम रिपोल करते हैं। तो इसलिए सिर्फ उसकी वजह से पूरे सिस्टम को बदनाम कर दें, वो तो बड़ी गलत बात है। विनोद जी, गुस्ताखी माफ, विनोद जी, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि अगर ये मैंडेट 260 और 280 की सीटों पे के बीच में हो रहा हो तब तो इस तरह की चीज़ों को माना भी जाए, लेकिन एक तरफ अगर 50, 60, 70 सीटें और एक तरफ अगर 305, 310, 320 सीटें आ रही हैं, इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ये नहीं, अगर ये तो जब कल पता चलेगा ना कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं तो 14 और 19 की बात कर रहा हूँ, जो जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास उसी रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष में जब जब जो दल रहता है वो सवाल उठाता है, जी और ये सिनिसिज्म बड़ी अच्छी चीज है लोकतंत्र के लिए। जी बिल्कुल। जब जब मीडिया सिनिकल होना बंद हो जाएगा, जो बदकिस्मती होगी बहुत भारी इस देश के लोकतंत्र के लिए, सवाल तो परस्पर पूछते रहना चाहिए। और उसको ये कह देना कि सवाल मत पूछो, आप अलग अनर्गल आरोप लगा रहे हो। अब हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं बड़ी माजरत से, वो कह रहे थे, उन्होंने एक नेता को कहा मुझे आज शाम तक प्रूफ दे दो कि डीएम को टेलीफोन गए हैं, और खुद उनका जो आदेश आया था कि ऐसी बातें, ऐसे बयानबाजी मत करो, वो 10-15 दिन के बाद आया, जब तक पूरा इलेक्शन पूरा हो चुका था। तो ये जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के अपने कार्यकलापों के चलते उठ रहे जी हैं। जी, संदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, विनोद जी। संदीप जी। कुरैशी जी, सर मैं संदीप शास्त्री हूँ यहाँ। मेरे दो छोटे प्रश्न थे। एक, मेरा मानना है कि माल फंक्शनिंग ईवीएम हो सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ ईवीएम नहीं हो सकता है। ये मुझे लगता है मोर और लेस प्रूव हो चुका है। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछली बार कर्नाटका के चुनाव में ये प्रश्न उठा था, जहाँ बहुत छोटा मार्जिन ऑफ विक्ट्री होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पोस्टल बैलेट जो आया था वो कंट्रोवर्सी में चले गया कि जिसको रिजेक्ट किया गया था रीकाउंट में एक्सेप्ट किया गया, और छोटे मार्जिन से डिफीटेड कैंडिडेट विक्टोरियस कैंडिडेट बन गया, और इस पे काफ़ी विवाद हुआ। इन क्लोज कॉन्टेस्ट में जहां ईवीएम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां आप पोस्टल बैलेट का देख रहे हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ये फैसला करता है कि क्या इसको रिजेक्ट करें या ना रिजेक्ट करें, Right. और एक फैसला करने के बाद दूसरा फैसला करना, वहां पे थोड़ी कुछ कंट्रोवर्सी की एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है क्या? जी, ये आपने शास्त्री जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि ये जो अभी जो आज अभी इलेक्शन कमीशन ने भी बोला कि पोस्टल बैलेट का काउंट जो 1964 के एक्ट में जो रूल्स हैं उससे चला आ रहा है कि पोस्टल बैलेट को पहले गिना जाएगा। हर चीज की बड़ी सेंसिबल लॉजिक होती है। लॉजिक ये थी कि ये 400-500 वोट हुआ करते थे। अगर इसमें वो जो जिस किस्म का झगड़ा आप बता रहे हैं, अगर झगड़ा हुआ भी और ये सबसे पहले हैं और अभी लाखों वोट गिने जाने हैं, तो उस पर कोई झगड़ा नहीं होगा। और अगर एट दी एंड मशीनें गिन के और मार्जिन ऑफ विक्ट्री सिर्फ 5 है, फिर एक एक वोट पे झगड़ा होगा, मर्डर तक होंगे। तो इसीलिए ईवीएम उसको पेपर बैलेट को पहले काउंट करके उसको आउट ऑफ द वे करना इसलिए रखा था कि ताकि झगड़े की गुंजाइश न रहे। अब अगर एंड में ईवीएम के बाद मार्जिन आया 50 का, तो फिर तो एक एक पोस्टल बैलेट के ऊपर फिस्टिकफ्स होंगे, लड़ाई मारपीट राइट्स होते थे पहले भी। तो इसलिए ये डिमांड के उसको पहले ही गिन लो, ये ठीक है। ये बाद में क्यों रूल चेंज हुआ कि शुरू तो हो जाएगी और आधे घंटे बाद ईवीएम भी शुरू हो जाएगी, ये रूल क्यों बदला गया? बड़ा जो बड़े कानूनी रूल को सब सवालों के जवाब दिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक देख रहे होंगे खबरों की खबर को, उनको बहुत कुछ चीज़ें पता लगी होंगी, और चुनावी व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनको भी जवाब मिले होंगे। मैं अगले टॉपिक पे बढ़ना चाहता हूँ आप तीनों की इजाज़त से, क्योंकि बहुत समय हमारे पास लिमिटेड है, और वो है एग्जिट पोल को लेकर।
एग्जिट पोल पर बहुत कुछ कहा गया, पोल ऑफ पोल से बहुत कुछ कहा जाता है और कहा जाता है कि एग्जिट पोल इस बार भी, अगर हम जो परसों हमने दिखाया कि एक दिशा में चीज़ें दिख रही हैं, तो मतलब एक दिशा में चीज़ें हो रही हैं, पर अतीत में हमने ऐसा देखा है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। मैं एग्जिट पोल को लेकर हमको 2004 याद रखना चाहिए, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने जल्दी चुनाव कराए और पूरा एग्जिट पोल कह रहे थे कि 240 से 275 सीटें। सॉरी सर, आपने हाथ उठाया, कुरैशी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि मुझे 2 मिनट के अंदर निकलना है, और तो मैं एक बात है इसमें, बाकी तो डिटेल में आपके एक्सपर्ट जवाब देंगे। मैं एक चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो विच मे बी ए सरप्राइज फॉर इवन द टू एक्सपर्ट, कि देखिए ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दोनों के बैन की डिमांड 2008 में आई थी, और हमारे सामने एमपी ने कहा जी इसको बैन कराओ। हमने कहा बिल्कुल बैन कराओ। उसका ड्राफ्ट तक हमने एक्ट का हमने बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या पास किया कि एग्जिट पोल बैन, ओपिनियन पोल अलाउड। उसके बाद रोते हुए आ गए कि जी देखो ये तो बैन नहीं किया। अरे भाई, तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की। नो, एग्जिट पोल में जो एक गलती हो रही है, बड़ी इलीगैलिटी हो रही है। आप एक्ट पढ़ लीजिए, एक्ट में लिखा हुआ है कि कंडक्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ एग्जिट पोल रिजल्ट इज बैन। सो हाउ कैन यू डिसेमिनेट व्हाट यू डिड यस्टरडे, जब आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते थे? कंडक्ट कैसे होता है कि जैसे जैसे वोटर आ रहा है आप उससे पूछ रहे हैं, कंडक्ट ही इलीगल था। ये इलीगैलिटी सबके आंखों में के सामने हो रही है, किसी ने नहीं रुकवाई। मुझे इस पे हैरानी है, इस पे आप डिस्कशन कर लीजिएगा, मैं किसी और चैनल पे जा रहा हूँ। ठीक है कुरैशी साहब, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनोद जी और संदीप जी, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल हमारे सामने है। 2004 का एग्जाम्पल है, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल ने एक साथ कहा था कि वाजपेयी जी की सरकार रिपीट कर रही है, लेकिन हुआ उल्टा। एनडीए को कम सीटें आई, यूपीए जो उस वक्त नया नया बना था उसको सीटें ज़्यादा आई। इसी तरीके से अगर मैं हाल फिलहाल की बातें करूं, तो जब दिल्ली के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी इतनी ज़्यादा सीटें लेकर आई कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। जब उसको 63-64 सीटें आई, 67 सीटें हैं, 67 आउट ऑफ 70, सबने 50, 55, 51 के आसपास कहा। तो क्या एग्जिट पोल के ऊपर अभी भी हमको, मेरा सवाल पहले विनोद जी आपसे है, फिर संदीप जी आपसे आता हूँ, क्या एग्जिट पोल जो कल रुख दिखा रहे थे हमको उसी तरफ देखना चाहिए, या हम भूल जाएं कल सुबह 11 घंटे के बाद चीज़ें किसी और दिशा में भी जा सकती हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि एग्जिट पोल जो है वो दर्जनों एजेंसी आज के दिन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल सेफोलॉजी है, एक साइंस है, और जिसके पास वो इल्म है, जिसके पास वो फिनेस है, वो जो नॉलेज है, वो ट्रेनिंग है, सिर्फ उन्हीं एजेंसीज को करने की इजाजत होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई करेगा, और बहुत से लोग इस लोगों के कहने पे करते हैं। कैमरा पे पकड़े गए हैं बड़े प्रोमिनेंट पोस्टर्स ये बोलते हुए कि आप बताइए, आपके अनुसार हम कर देंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एग्जिट पोल होने हैं तो कानूनी तरीके से होने चाहिए, और अगर कानून के खिलाफ है तो या तो कानून बदलें या फिर एग्जिट पोल खत्म कर दें। संदीप जी, आपका टेक? मैं सर की बात मानूंगा। आजकल काफ़ी लोग एग्जिट पोल्स कर रहे हैं, उनको हमें जब हम दिखाते हैं, एक बात को इंसिस्ट करना है, आपका मेथोडोलॉजी हमें क्लियरली बताइए, आपने ये कहाँ कहाँ किया है क्लियरली बताइए। आज क्या हो रहा है, आप नंबर्स बताते हैं, किसको कितने सीट मिल रहे हैं बताते हैं, पर आपके मेथोडोलॉजी पे ध्यान देते ही नहीं है ना। अभी मैं क्यों मानूं एक एग्जिट पोल जब मुझे मेथोडोलॉजी ही मालूम नहीं है? तो यहाँ पे इस पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, और इस पे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। इसलिए कल सुमित जी आपके शो में मैंने कहा, मैं ये अगर और मगर के बीच के ज़मीन पे खड़ा हूँ और ये 11 घंटों का क्यों टेंशन हो रहा है कल सुबह तक, क्योंकि एग्जिट पोल एक कह रहा है, और इन दी पास्ट हमने देखा कि काफ़ी चुनाव में नतीजा और एक डायरेक्शन में गया। अब मैंने एक चीज़ और देखी कि आपकी एजेंसी करती भी है, आप लोग तो लोकनीति और सीएसडी से जुड़े हुए हैं संदीप जी। अब तो लोग बाग ये कहते हैं कि हमने 2.5 लाख लोगों से बात की, 10 लाख लोगों से बात की, सैंपल साइज हर चुनावों में लाखों में चला गया है, जो पहले हज़ारों में होता था। ये खर्चा कैसे निकालते हैं? ये क्या इज इट पॉसिबल टू हैव अ सैंपल साइज ऑफ इतने लोगों का? एक खर्चे की बात है, पैसा कहाँ से आ रहा है? उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी वापस नहीं है। हाँ। दूसरी बात, आपकी सर्वे की एक्यूरेसी आपने कितने लोगों से बात किया पे नहीं डिपेंड करता है। आपने सैंपल कैसे चूज किया, आपका सैंपल क्या यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। आपके 3 लाख सैंपल भी हो सकते हैं, पर अगर वो 3 लाख सैंपल आपका यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो
तो आप क्या प्रोजेक्शन करेंगे? Very true. ये नंबर्स की बात नहीं है, ये सैंपल की साइज की बात नहीं मैं है। इसको अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं दर्शकों, तो अगर एक इलाके में अगर हर कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के धर्म से जुड़े हुए, कई तरह की कास्ट से जुड़े हुए, कई तरह के जेंडर के लोग, उन सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस डेमोग्राफी में जो लोग इसलिए हम रहते हैं। लोकनीति में क्या करते हैं? राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जब सर्वे हो जाता है, उसके डेमोग्राफिक्स को हम सेंसस डेमोग्राफिक्स से कंपेयर करते हैं। राइट, और वहां 2% 3% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो हम वेट लगाते हैं जहां कम हुआ टू ब्रिंग इट टू दैट लेवल। चलिए। तो ये प्रिकॉशन हर एक पोलस्टर को लेना पड़ेगा, और क्या लेते हैं उसके बारे में कोई ओपननेस या इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मैं दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि भाई एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और नतीजे क्या कह रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का कई बार अंतर देखा गया है। तो हमको एग्जिट पोल के बजाय एग्जैक्ट रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, जो कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। और चुनाव मतलब एनडीटीवी इंडिया सबसे पहली कवरेज, सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया अदा करूंगा मैं विनोद जी आपका। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन की बड़ी कवरेज आप लगातार देख पा रहे हैं। बड़ा इलेक्शन है तो बड़े देश में बड़ा बाजार भी है, और उसका असर शेयर बाजार पर देखने को मिला है। जी हाँ, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में इस बात को संभावना जताई थी कि 4 जून को नतीजे बीजेपी के फेवर में आएंगे, स्थायी सरकार बनेगी और शेयर बाजार भागेगा। पर शेयर बाजार कुछ जल्दी में था, आज 3 जून को ही भाग निकला। एग्जिट पोल जो आया शनिवार को, उसके बाद जो शेयर बाजार आज जब खुला तो वो बहुत तेजी से आगे भागा। वो शेयर बाजार पे क्या आंकड़े रहे वो ग्राफिक्स आपको अब दिखा देते हैं। आज सेंसेक्स करीब 2500 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, 2507 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, 76,468 पॉइंट के ऊपर जाकर सेंसेक्स आज बंद हुआ है। इसी तरीके से निफ्टी में भी आज तेजी देखी गई। निफ्टी भी आज 700 पॉइंट से ऊपर गया, 23,263 के ऊपर बंद हुआ। 733.20 अंकों की उछाल आज निफ्टी में भी देखी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि कल जब शेयर बाजार दोबारा खुलेगा, हफ्ते का दूसरा दिन है, मंगलवार का दिन, कल भी शेयर बाजार में ये तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक ही एग्जैक्ट नतीजे आएंगे, ऐसा शेयर बाजार के पंडितों ने अनुमान लगाया है। क्या होगा, सब कवरेज आपको लगातार देखने को मिलेगी एनडीटीवी इंडिया पर। कल सुबह 6 बजे से बगैर वक्त गवाए सीधे आपको एनडीटीवी इंडिया खोलना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। चुनावों की सबसे सटीक और सबसे अच्छी कवरेज के लिए, सबसे विश्लेषणपूर्ण कवरेज के लिए आपको हमारे साथ रहना है। सुबह 6 बजे से कल का दिन हमारे साथ फिक्स कर लीजिए। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।